वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो आइए बच्चे, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ आपके दोनों ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है बच्चे, चाहे वो बीबीए हो चाहे बीकॉम। अब हम लोग बात करेंगे बिजनेस लॉ के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज कौन सा आपका एक्ट रखता है। तो सबसे ज्यादा वेटेज जो रखने वाला एक्ट है बच्चे, उसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आइए इसी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉन्ट्रैक्ट। बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? आपने बहुत बार सुना होगा कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन, आपको पता है, आपने नाम सुना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एक्चुअल में क्या होता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या डिफाइन करा गया है। तो एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। बच्चे, ये एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जो एनफोर्सेबल नेचर के होते हैं, हम उसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। यानी जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो दो शब्दों को हमें समझना पड़ेगा कि सबसे पहले एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, और उसके बाद हम बात करेंगे कि वो एग्रीमेंट क्या एनफोर्सेबल बाय लॉ है, क्या उसको कोर्ट में लेकर के जा सकते हैं कि नहीं। तब जाकर के हम वहां पर आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि अगर ये इसको हम कोर्ट में लेकर के जा सकते हैं तो ये क्या है बच्चे, कॉमर्शियल नेचर की है, ये कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन सकता है। अगर उसको नहीं लेकर के जा सकते हैं तो ये क्या, एग्रीमेंट तो होगा बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन की अगर बात करें बच्चे, यहाँ पर तो क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मूला क्या बनता है, एग्रीमेंट के साथ अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ को अगर जोड़ देते हो तो बच्चे कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। क्लियर है पॉइंट्स? उसके बाद हम बात करेंगे बच्चे एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय द टर्म अग्रीमेंट। एग्रीमेंट की अगर बात करें बच्चे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्स ने वाई को यहाँ पर ऑफर दिया कि मैं अपना कार तुम्हें बेचना चाहता हूँ। एक्स ने वाई को कहा कि मैं अपना कार तुम्हें डिलीवर करना चाहता हूँ, और वाई ने यहाँ पर बदले में क्या करा बच्चे, यहाँ 2 लाख रुपए यहाँ पर कंसिडरेशन पे कर रहा है। तो यानी एक्स ने वाई को कार दिया और वाई ने एक्स को क्या दिया बच्ची, कंसिडरेशन 2 लाख रुपीज। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर दो प्रॉमिस है, एक दूसरे के बदले में है, एक दूसरे के बदले में है। तो मैं कह सकता हूं कि एग्रीमेंट इक्वल टू क्या होता है बच्ची, एग्रीमेंट इक्वल टू, ध्यान रखिएगा, ऑफर को हम प्रपोजल भी बोलते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑफर को प्रपोजल भी कहा जाता है, ऑफर प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस प्लस, प्लस क्या आएगा बच्चे, कंसिडरेशन आएगा। तब जाकर के आपका ये एग्रीमेंट कंप्लीट माना जाएगा। जब ऑफर और प्रपोजल के साथ एक्सेप्टेंस अगर जुड़ता है बच्चे तो यहां पर क्या बन जाता है, ये प्रॉमिस बनता है। और जब प्रॉमिस के साथ जुड़ जाता है कंसिडरेशन तो ये बन जाता है एग्रीमेंट। कहानी आई समझ में? और जब हम बात करेंगे बच्चे कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, तो एग्रीमेंट में क्या जुड़ जाता है बच्चे, एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो ये बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। क्या इतनी बात आपको समझ में आया? मैंने सबसे पहले आपको समझाया कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले एग्रीमेंट समझना पड़ेगा। तो बच्चे यहाँ पर एक्स ने वाई को कार का डिलीवरी करा और वाई ने इसके बदले में ₹2 लाख दिए। तो मैं कह सकता हूँ एक्स टू वाई अ कार, और वाई टू एक्स सिमिलरली क्या है, रिटर्न ₹2 लाख। यानी दो प्रॉमिस एक दूसरे के बदले में है बच्चे, हम इसको अग्रीमेंट। आई बात समझ में? चलिए हम लोग आगे बढ़े। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे बच्चे यहां पर एग्रीमेंट बेसिकली दो तरह के होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, दो तरह के एग्रीमेंट होते हैं, सोशल
डोमेस्टिक अग्रीमेंट, और एक होता है बिजनेस और कमर्शियल अग्रीमेंट। अब हम लोग समझेंगे कि कौन सा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बन सकता है और कौन सा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो अब हम दोनों को समझेंगे। तो सबसे पहले यहां पर बच्चे हमने समझा कि सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट दो तरह के होते हैं, एक होता है सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट और एक होता है बिजनेस कमर्शियल एग्रीमेंट। तो बच्चे सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट तो होते हैं बट नॉट कॉन्ट्रैक्ट। बच्चे ध्यान रखिएगा, सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट तो होते हैं बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। हस्बैंड एंड वाइफ, फादर एंड सन, फादर एंड डॉटर, उसके बाद अगर बात करें यहां पर फादर, हस्बैंड एंड वाइफ, फादर एंड सन, फादर एंड डॉटर, हाँ चलिए इतना ही लिखिए, कोई दिक्कत एटसेट्रा। देखिएगा यहां पर सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट, यानी मैं कह सकता हूं कि सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट ये ब्लड का रिलेशन होता है, ये खून का रिश्ता होता है। जहां पर अगर बात करें, जैसे मान लीजिए आपके फादर ने आपसे प्रॉमिस करा, आपके फादर ने आपसे प्रॉमिस करा बेटा जैसे ही तुम बीकॉम का एग्जाम क्लियर करोगे मैं तुम्हें टू व्हीलर दिलवाऊंगा, जैसे ही बीकॉम का एग्जाम तुम क्लियर करोगे उसके बाद तुम्हें मैं टू व्हीलर दिलवाऊंगा। ये फादर ने आपसे प्रॉमिस करा, बट जैसे ही आपने क्लियर करा और उसके बाद जब आपने मांगा उनसे तो उन्होंने देने से डिनाई कर दी, मना कर दी। क्या आप कोर्ट में जाकर के कहोगे कि जज साहब मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अनजस्टिस हुई है, मेरे फादर ने देने से मना कर दिया, इनको फांसी दिया जाए? ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ये खून का रिश्ता है, ये ब्लड का रिलेशन। एक हस्बैंड अपने वाइफ से अगर कोई प्रॉमिस कर रहा है, ये क्या है, घरेलू घरेलू एग्रीमेंट है, ये डोमेस्टिक नेचर के एग्रीमेंट है, सोशल एग्रीमेंट है। आपने किसी को इनवाइट करा कि मेरी इनविट बर्थडे पार्टी पे या किसी भी चीज पे आपने इनविटेशन दिया या आपने डिनर पे बुलाया बट नहीं आया, तो क्या आप केस करोगे? तो आंसर इज नो। ये ब्लड का रिलेशन है बच्चे, ये सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। इसलिए एक स्टेटमेंट दिया कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एन एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो बच्चे सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट एग्रीमेंट होते हैं बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चे बिजनेस और कमर्शियल एग्रीमेंट। बच्चे ये इसलिए कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। जैसे मान लीजिए एक्स ने वाई को यहां पर क्या करा बच्चे, कार दिया, एक्स ने वाई को कार का डिलीवरी करा, और बच्चे इसने अगर मान लीजिए 2 लाख रुपए अगर पे नहीं करा तो ये कोर्ट में लेकर के जा सकता, कह सकता कि जज साहब मेरे साथ अन्याय हुआ है कि मैंने कार की डिलीवरी तो कर दिया बट पेमेंट अभी तक पेंडिंग। या सपोज मान लो यहां पर पेमेंट पेंडिंग, पेमेंट तो पे कर दिया बट कार की डिलीवरी अभी तक नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में यहां पर ये कह सकता है कि मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं करा है, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट अभी पेंडिंग है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ओनली कॉमर्शियल और बिजनेस नेचर के एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट एग्रीमेंट तो है बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। क्या इतना बात आपको समझ में आया, क्लियर है पॉइंट? क्या इसको नोट डाउन आपने करा? नहीं करा तो आप इसको करेंगे फर्स्ट। इज इट क्लियर? तो दो तरह के एग्रीमेंट होते हैं, सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट और बिजनेस बिजनेस कमर्शियल एग्रीमेंट। तो जहां पर बिजनेस
अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें, तो जहां पर बिजनेस और कमर्शियल नेचर के एग्रीमेंट होते हैं वहां पर लॉ ऐसा प्रिजम्पशन लेकर के चलते हैं, एज्यूम करके चलते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर कमर्शियल नेचर के एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ये प्रिजम्पशन है, ये अजम्पशन लेकर के चलते हैं। बट सोशल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं बन सकता, एग्रीमेंट तो है बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं। आई बात समझ में? क्लियर है? चलिए इसको हम लोग मिटाएंगे। उसके बाद बात करेंगे बच्चे इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट्स चाहिए, तो सबसे पहले बच्चे यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए जो एलिमेंट्स है उसके बारे में। तो सबसे पहला क्या होना चाहिए? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। उसके बाद लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, यहां पर कैपेसिटी, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। उसके बाद सर्टेनिटी का मीनिंग क्लियर होना चाहिए, पॉसिबिलिटीज ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। आइए बच्चे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब माना जाएगा। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए क्या आइडेंटिफिकेशन है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें बच्ची, तो यहां पर ये चीज सेक्शन 10 के, ये सेक्शन 10 के अंदर गिवन है। तो सबसे पहले ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का होना जरूरी है। जो ऑफर देते हैं हम उसे ऑफरर कहते हैं, जो एक्सेप्टेंस देते हैं हम उसको ऑफरी कहते हैं, जो प्रॉमिस कहते हैं उसको प्रॉमिजर कहते हैं। जो यहां पर प्रॉमिस, एक होता प्रॉमिजर और एक होता प्रॉमिजी। अब यहां पर देखो, ऑफर देने वाला ऑफरर कहलाता है, ऑफर को एक्सेप्टेंस देने वाले ऑफरी कहलाते हैं। तो यहां पर सबसे पहले एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेंस, यहां ऑफर के साथ एक्सेप्टेंस होना चाहिए। उसके बाद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, जो आपने यहां पर ऑफर दिया है उसका इंटेंशन कहना कैसा होना चाहिए, जो परफॉर्म करना होना चाहिए। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, जो लीगल रिलेशनशिप को फुलफिल करते हुए होना चाहिए आपका ऑफर। लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, आपका कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। आपका कंसिडरेशन का ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, कंसेंट फ्री होना चाहिए। किन चीजों से? तो यहां पर कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक से। उसके बाद कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज का मतलब क्या होता है। तो कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट करने वाला, ये कॉन्ट्रैक्ट करने वाला पार्टीज कैसा होना चाहिए, मस्ट बी, यहां पर मस्ट बी मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड के होना चाहिए, पर्सन नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होना चाहिए। उसके बाद मीनिंग ऑफ सर्टेनिटी होना चाहिए, क्या बेचा जा रहा है, क्या परचेज किया जा रहा है, वो सारा चीजें क्लियर होना चाहिए। उसके बाद पॉसिबिलिटीज और परफॉर्मेंस होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने आज की क्लास के अंदर सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको बताया कि व्हाट डू मीन बाय द टर्म कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद मैंने बताया कि एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। एग्रीमेंट दो तरह के होते हैं, एक सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट और एक होता है कमर्शियल बिजनेस एग्रीमेंट। बिजनेस कमर्शियल एग्रीमेंट में इंटेंशन होता है, पहले से ही मान करके चलते हैं कि यहाँ पर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है।
हम इसको आगे कोर्ट में फॉरवर्ड कर सकते हैं। बट डोमेस्टिक एग्रीमेंट क्या होता है, यहाँ पर सोशल एग्रीमेंट होता है, जहां पर ब्लड के रिलेशन की बात करी जाती है बच्ची। उसके बाद मैंने बताया इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर सेक्शन 10 के अंदर मैंने बताया कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का होना जरूरी होता है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, पॉसिबिलिटीज और परफॉर्मेंस होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज होना चाहिए। यानी सारे के सारे इसेंशियल एलिमेंट्स एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए जितने भी इसेंशियल एलिमेंट्स है वो प्रेजेंट होना चाहिए, तभी जाकर के आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। बाकी रिमेनिंग जो भी पार्ट्स बचा हुआ है इस चैप्टर के अंदर हम लोग अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। यहां तक आप लोग रिवाइज करोगे। पहली बार अगर चैनल पे विजिट करा है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि सारा लेक्चर आपको टाइम से आता रहे। बाकी मिलते हैं अगले पार्ट में, यहां तक आप लोग रिवाइज करोगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।